नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज के इस सेशन में साथियों 1833 के चार्टर एक्ट देखेंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट के गतिविधियों के तहत 1833 के तक पहुंचने तक यहाँ 20 साल हो चुकी थी और फिर इसे नवीनीकरण की आवश्यकता थी। और इसी समय देखेंगे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उदारवादी विचारधारा की भी गतिविधियां प्रभावित थी। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के कल कारखानाओं को जो उत्पादित वस्तुएं थी उनके लिए एक बाजार की आवश्यकता थी और उन कल कारखानाओं के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। ऐसे अवस्था में आप देखेंगे कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में उभरा हुआ था, क्योंकि वो उपनिवेश था। किनका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। अब भारत में आबादी थी, बड़े जगह था और इसीलिए यहाँ से भारत से कच्चे माल को प्राप्त करके ब्रिटेन में तैयार माल किया जाता था और उस तैयार माल को भारत लाने के लिए बहुत अच्छा सुलभ था। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन की संसद में यह मांग उठी कि कंपनी के जो शासन व्यवस्था था या गतिविधियां थी उनको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यही कारण था साथियों कि 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसी के तहत इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आगामी 20 वर्ष के जीवन काल के लिए और एक पट्टा प्रदान कर दिया गया, अर्थात कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही आप देखेंगे उनको राजस्व के संबंधित लेकर उनके गतिविधियों को और 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। और साथ ही यहाँ देखेंगे कि इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या काम करेगी? तो कंपनी भारत में केवल प्रशासन का काम करेगी। ये देखिए साथियों, ऐसा है कि 1813 का चार्टर एक्ट में हम लोग देखे थे कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन उसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे साथियों कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार, चीन के साथ चाय का व्यापार और चीन के सभी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त करने के बाद बोला गया कंपनी अब आप क्या करेंगे? राजस्व उगाही वाले काम वगैरह नहीं करेंगे, आपका काम केवल प्रशासनिक रह गया। अब शासन व्यवस्था देखिए, फिर साथियों देखिए उस समय इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनको नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। इस तरह देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, यानी ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत, जितने भी क्षेत्र, यानी पूर्ण भारत में उनका अपना अधिकार हो गया, यानी पूरे भारत का सरकार हो गई। अब फिर देखेंगे कि इसके तहत बंबई मद्रास के गवर्नरों के विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया, यानी बंबई और मद्रास की जो अपने गवर्नर थे वो अपना नियम कानून खुद बनाकर अपने क्षेत्रों में लागू किया करते थे। ऐसी चीजों को साथियों उन्होंने इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में समाहित कर दिया गया। कहने का अर्थात क्या है साथियों? यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के अलावा पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नए कानून बनाने की अधिकार प्रदान किया गया था। साथियों विधिक सहायता, क्योंकि विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को शामिल किया गया। साथियों यह एक चीज मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, इससे पहले आप क्या देखेंगे ना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे कि काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 थी, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखेंगे उसमें घटाकर 3 कर दिया गया था। फिर यहाँ कानून व्यवस्था की जैसे बात हो रही है तो यहाँ देखेंगे कि इस भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि भारतीय कानून में सुधार किया गया। इसके लिए 4 सदस्यीय, कितने? 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आप देखेंगे 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग का गठन किया गया। और यह विधि आयोग क्या करेगी? भारतीय कानून को समीक्षा करेगी, नहीं के लागू करेगी। ये वही लॉर्ड मैकाले हैं साथियों जिन्होंने कहा था कि भारत में जब 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था तो इन्होंने कहा था कि भारत में हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो भारतीय लोग जो रंग रूप के आधार पे भारतीय तो अवश्य हो लेकिन भारतीय सोच से उनके विचार से वो अंग्रेज हो। अर्थात लॉर्ड मैकाले जो थे ना साथियों वो एक तरह भूरे कलर, ब्राउन कलर के अंग्रेज यानी कलर पैदा करना चाह रहे थे, ऐसी व्यवस्था थी। अब देखिए इस अधिनियम के तहत यानी कौन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आप देखेंगे कि सिविल सेवकों जो आईसीएस अफसर उस समय हुआ करते थे उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। साथियों देखिए यहाँ पे लागू नहीं किया गया, प्रयास किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आईसीएस अधिकारियों को एग्जाम में बैठने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन यहां कह रहा है सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता
ओपन एग्जाम के लिए क्या किया था, प्रयास किया गया था। लेकिन इसी के तहत आप देखेंगे धारा 87, कितना 87, धारा 87 के तहत देखेंगे कंपनी की जो अधीन पद थी, जो कंपनी सेवाओं में जो पद थे कार्यालयों के लिए, वहां किसी भी भारतीय को नियुक्त करने के लिए उनके धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग रूप के आधार पर किसी तरह आयोग नहीं ठहराने की बात की गई थी। यह व्यवस्था लाई गई थी। ये बहुत अच्छा व्यवस्था था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं किया गया। हाँ, ये जो जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जो मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पे पद के आधार में व्यवस्था करने के लिए या पद सोपान के लिए किसी को विरोध न किया जाए या किसी को आयोग न ठहराया जाए, ये मामला आप देखेंगे भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 के तहत मूल वंश, जाति, धर्म के आधार किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाए, यह प्रावधान उसमें रखा गया है। फिर देखिए आगे साथियों कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कैसे अधिकार दिया गया, तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी जो परिषद था उसको क्या किया गया, राजस्व प्राप्ति के लिए पूरा अधिकार दिया गया। अधिकार देने के साथ गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि आप पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, फिर देखेंगे साथियों इस एक्ट के तहत, यानी कि 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का एक प्रावधान लाया गया। देखिए साथियों, इसमें प्रावधान लाया गया था, लेकिन इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 1833 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और उस समय देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलन बरो थे। तो ये सारे चीज गतिविधियां थी। साथ ही ये चीज देखेंगे साथियों कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में जो अधिकारी लोग थे उनको भारत के क्षेत्र के लिए पूरी तरह से भ्रमण करने के लिए खोल दिया गया। साथ ही यहाँ बसने के अधिकार दिए गए, साथ ही यहाँ जमीन भी खरीदने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह साथियों ये अधिनियम आया और ये आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही सुटेबल है। आप इसे भलीभांति अच्छे से तैयार कीजिए और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, और ये समझ में आ गई तो आप कम से कम इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।